सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर किस तरह से फीडिंग होती है, यानी फूड बॉडी में किस तरह जाता है और कैसे डाइजेशन होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा क्या है कि माइक्रोस्कोपिक, यानी ऐसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप इसको देख सकते हो, इतना छोटा है ये। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। जैसे आपका घर है वो ईंट से मिलकर बना होता है, ब्रिक्स से बना होता है, ब्रिक्स को ही जोड़ जोड़ के पूरा घर या बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बना होता है। तो जैसे हम ह्यूमन हैं या बहुत सारे और एनिमल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल से बना हुआ है। इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, लेकिन हम यहाँ अमीबा की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर के अंदर, तालाब के पानी के अंदर पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। थोड़ा सा मैं आपको फिगर बनाता हूँ। इस तरह से कुछ आपका अमीबा होता है। इसको कोई फिक्स शेप नहीं होता, कैसा भी शेप ले सकता है। तो ये जो इसकी बाहर की बाउंड्री है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल सा घना सा ऐसे एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो पूरा रीजन होता है, ये पूरा आपका, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि आपको बबल जैसे दिखेंगे, गोल गोल। फूड वैक्यूल क्या है? खाली जगह टाइप की है जिसके अंदर कोई चीज़ आ सकती है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कलर कर दूं तो ये ब्लू कलर से पूरा हमारा साइटोप्लाज्म है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, फूड यानी खाना, वैक्यूल यानी खाली स्पेस। तो ये जो खाली स्पेस है ये खाने के लिए है कि खाना यहाँ पर आएगा और यहीं पर इसका डाइजेशन होगा। लेकिन सवाल ये है कि खाना इसके अंदर पहुँचेगा कैसे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। अब जो अमीबा है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है अपने शेप और पोजीशन, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस शेप का कभी उस शेप का, अपने शेप को चेंज कर सकता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये पुश आउट करता है, बाहर निकालता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसा आपको दिखेगा, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, या इसका दूसरा नाम फॉल्स फीट है, यानी नकली के इसके पैर हैं। और इन्हीं सूडोपोडिया या फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इनकी मदद से ये मूवमेंट भी करता है और फूड कैप्चर भी करता है। कैसे करता है थोड़ा सा चलिए देखते हैं। ये इस फिगर के अंदर देखो, ये हमारा अमीबा है, इसका ये बीच में न्यूक्लियस है, ये इधर हमारा एक फूड पार्टिकल है। तो अमीबा जब फूड को सेंस करेगा कि हाँ यहाँ पर कहीं पास में फूड है, तो ये क्या करेगा? मूव करेगा, फूड के करीब जाएगा। उसके बाद ये अपने शेप को चेंज करेगा, ऐसे थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकालेगा, ऐसे नीचे निकालेगा, जैसे कि चीज़ को पकड़ते हैं ना उंगली से, उस तरीके से शेप बनाने की कोशिश करेगा। और फिर इस तरह करते करते ये पूरी तरह से बंद कर लेगा। अब जब बंद कर लेगा तो फूड बाहर कहीं नहीं जा सकता, बीच में खाली जगह बन गई जहाँ फूड फंसा हुआ है। तो यही जो खाली जगह है इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल होता है। फिर इसी फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन होता है, यानी अमीबा पहले अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले जाता, पहले इसको बाहर ही पकड़े रहता है और उसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करा लेगा। एक बार डाइजेशन हो जाए तब वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। बॉडी के अंदर चला गया तो मिक्स हो गया और फिर से अपना वो नॉर्मल शेप जो चाहे बना ले। इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये बीच में इसका न्यूक्लियस बना हुआ है। ये जो इस तरह से शेप बना रहा है जिससे ये फूड को कैप्चर कर सके, इसको हम सूडोपोडियम कहते हैं। एक के लिए सूडोपोडिया, और एक से ज़्यादा इस तरह से फिंगर पोजीशन बनेगी उसको सूडोपोडियम कहेंगे। ये आपका फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल का बॉडी के अंदर जाना, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ये जो खाली जगह है जहाँ पर फूड देखो फंसा हुआ है, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो एक बार में एक से ज़्यादा फूड पार्टिकल अपने अंदर ये कैप्चर कर लेता है। फिर एक बार डाइजेशन हो जाए, बॉडी के अंदर चला जाए, फिर जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर हो जाता है, इजेस्टेड वेस्ट। अब अमीबा आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है। तो ये क्या फीड करेगा, क्या खाएगा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ये खाएगा जो इससे भी छोटे होंगे। जब ये फूड को सेंस करता है तो ये पुश आउट करता है अपने सूडोपोडिया को अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। इनगल्फ मतलब निगल जाना, निगल जाता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स। तो फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो डाइजेस्टिव जूस है इसी फूड वैक्यूल, इसी खाली जगह के अंदर सिक्रीट होता है, निकलता है। वो फूड पे एक्ट करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में। जब ये सिंपल सब्सटेंस बन जाता है फिर वो धीरे धीरे
जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब सिस्टम्स है इसका यूज़ किया जाता है ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन, यानी ये अमीबा कई हिस्सों में डिवाइड भी हो जाता है। जैसे एक है, ये फैलते फैलते 20 से अलग हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरह होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड का, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बाय द फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल उसको बाहर निकाल देता है। जो डाइजेस्टेड हिस्सा है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और बाकी हिस्सा बाहर चला जाता है। अब जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड का और एनर्जी के रिलीज का, वो सेम होता है सारे ही एनिमल में, यानी सारे ही एनिमल फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसी फूड की मदद से एनर्जी बनाते हैं। ये तो सभी के अंदर होता है। आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने इतना देख लिया था कि जो फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर जाता है, फिर सेल तक पहुंच जाता है, बीच में कैसे कहाँ कैसे जाता है ये सारी कहानी हमने डिटेल में नहीं समझी थी। तो आगे हम इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में जानेंगे कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड के अंदर गया है, वो कहाँ कैसे जाता है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया, वो डायरिया वाला, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायरिया के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप ये एक्सपीरियंस करते हो, द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। तो जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है और बार बार आपको टॉयलेट जाना होता है। इसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं, हिंदी में इसको हम दस्त कहते हैं। तो जब दस्त आती है तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो डायरिया होता है वो कैसे हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है कि खाना पेट के अंदर ही सड़ने लगा और वो एक तरह से पॉइजनस बन गया, उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, या इनडाइजेशन यानी आपका खाना हजम नहीं हो पाया, तो उस केस में भी आपको डायरिया यानी दस्त हो सकती है। ये इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, खासतौर से बच्चों के अंदर। ये कंडीशन अगर सीवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए, इट कैन बी फेटल, यानी ये जानलेवा हो सकती है, यानी इसको हल्के में ना लेना। अगर कंडीशन खराब हो गई तो जान भी जा सकती है। अब जान क्यों चली जाती है भाई? दिस इज बिकॉज द एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि जब वाटरी स्टूल होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, और पानी के साथ साथ जो सॉल्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो भी ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाती है। तो सॉल्ट और वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो फिर वो जानलेवा हो ही जाएगा। डायरिया को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि अरे चलो हो गया, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले, यानी डॉक्टर को दिखाओगे चलो बाद में दिखा लेना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट। यानी मरीज को आपको क्या देना है, बहुत ज़्यादा आपको पानी पिलाना है उसको। ये पानी कैसा होना चाहिए, एक तो पहले उसको उबाल लो, उबाल लोगे तो गर्म होगा, फिर उसको कूल कर लो, यानी थोड़ी देर रख दो, ठंडा हो जाए वो। फिर उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दो और एक चुटकी चीनी डाल दो, तो एक सोल्यूशन टाइप का बन जाएगा। यही जो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। तो देखो पानी को आपने बॉईल कर लिया तो जो जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह थे वो मर गए उसके अंदर। अब गरम गरम पी नहीं सकते, इसलिए आपको कूल करना पड़ेगा। अब सॉल्ट की कमी भी हो गई है तो सॉल्ट भी थोड़ा सा डाल लो। अब नमकीन पानी आपसे पिया नहीं जाएगा तो शुगर भी उसके अंदर डाल लो। तो ये पूरा जो सोल्यूशन बनेगा इसी को हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं, शॉर्ट में ORS। ये मार्केट में भी मिलता है। जो इलेक्ट्रॉल होता है ना वो यही होता है। डायरिया के केस में डॉक्टर कहते हैं इलेक्ट्रॉल पियो, तो उससे जो है वो पानी और सॉल्ट की कमी पूरी हो जाती है। तो ये डायरिया की कहानी है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी वेबसाइट आप विजिट कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा नया वाला चैनल है CBSE वर्ड्स क्लास 7, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, वो खास क्लास 7 के लिए ही बना है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।